नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि क्या एसआईपी 2024 के अंदर एक स्कैम है। आप बोलो क्या बकवास कर रहा है, 1000 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं, उसके बाद आकर के बोलता है एसआईपी एक बकवास है या एसआईपी एक स्कैम बन चुका है। हाँ, मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊंगा कि क्या रियलिटी में है भी या फिर नहीं है, ठीक है। और इतनी प्रिसाइज वे में समझाऊंगा आपको, क्योंकि आज भी लोग ये गलती करते हैं और आपको बहका दिया जाता है, आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। इवन 1000 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 10 मिनट लूंगा लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा आपको। सो रिसेंटली क्या होता है, मुझे बैंक जाना पड़ता है। नॉर्मली हम बैंक जाते नहीं, लेकिन फिर भी बैंक जाना पड़ता है बिकॉज मेरा कार्ड ब्लॉक हो चुका था, मुझे उसे अनब्लॉक करवाना था। एंड देन मैंने काफ़ी कहानी और काफ़ी किस्से सुने होते बैंक वालों के कि भाई बैंक में जाते हो आपको चिपकाया जाता है रेगुलर फंड। सो सिंपली मैं बैंक के अंदर गया और बैंक मैंने बोला मैम मेरे पास 2 लाख रुपए है, मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, आप कौन से प्लान मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो उस केस के अंदर उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वो कहते हैं सर मैं आपको बहुत बढ़िया प्लान बताता हूँ और आप आओ मेरे साथ, मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे आपके पैसे ही पैसे बन जाएंगे। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है चलते हैं। जब मैं उनके साथ जाकर के बातें कर रहा था तो वो कहते सर एक काम करो, देखो आपकी जो एज है वो ज़्यादा बड़ी तो लगती नहीं है, तो आपके पास अभी टेन्योर बहुत सारा है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल सही है जो कह रहे हो आप, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मैं आपको एक LIC का यूलिप प्लान देती हूँ। मैं बोला अच्छा दे दो। तो वो कहते कि मैं आपको ऐसा यूलिप प्लान दूंगी जिसके अंदर कोई इश्यू हो जाए, मतलब एक्सीडेंटल डेथ या कुछ भी हो जाए, तो आपको फैमिली मेम्बर को एक एक्स अमाउंट मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं होता तो जो आपका पैसा है वो इक्विटी मार्केट में भी जाएगा। मैं बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छा प्लान है। इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि भाई एंड में अगर आपको कुछ नहीं होता तो आपको पैसा भी एक अच्छा खासा बनेगा। मैं बोला वाह, ये तो एक मज़ेदार बात हो गई है। तो उन्होंने बोला आपको तो टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों हो रही है, ग्रोथ मिल जाएगी आपको 22 साल के लिए, 22 साल का लॉक इन है इसके अंदर। मैं बोला ओके जी 22 साल का लॉक इन है। अब उसके बाद वहाँ पे जो बेसिक कैलकुलेशन होती है, मैं आपको इन डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, ना बैंक का नाम बता सकता हूँ ना वो जो प्लान बताया था वो बता सकता हूँ, अदरवाइज दबा करके केस होने के चांसेस हैं। तो उसका मोटे मोटे तौर पे जो मुझे रिटर्न मिल रहा था वो मुझे 8% के आसपास का मिल रहा था। अब जब मैंने बेसिक कैलकुलेशन करी तो मैंने बोला मैडम ये तो 8% का रिटर्न है। वो कह रही बहुत बढ़िया है सर, FD के अंदर अभी 7% के मिल रहे हैं, EPF के अंदर भी 8% के मिल रहे हैं, और EPF तो आपको पता ही है जब तक जॉब है जब तक है, अदरवाइज चीज़ें खराब हो जाती है। मैं बोला बात तो सही कह रहे हो। फिर मैंने पूछा मैडम म्यूचुअल फंड नाम की भी चीज़ होती है, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाते हो? मैंने सुना बड़े रिटर्न मिलते हैं, लोग कहते हैं 50% का रिटर्न मिले लास्ट 2-3 साल में। तो वहाँ पे उसका दिमाग घूम जाता है। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आपको तो रिसेंटली पता है मार्केट क्रैश के अंदर लोगों ने सारा का सारा पैसा खो दिया, जितना भी पैसा बनाया था वो सारा पैसा जा चुका है लोगों का, लोग यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, लोग आकर के रोते हैं जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने बोला अच्छा मैंने बोला लेकिन मुझे फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो मेरी शक्ल देख रही थी और वो उसको ये समझ आ गया कि भाई इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं एक LIC ले लेता, अगर मैं एक यूलिप प्लान ले लेता, तो जो यूलिप प्लान का कमीशन है वो पूरा का पूरा पहले महीने का वो जाता है जिसने डिस्ट्रीब्यूट करा है या जिसने मुझे उसको बेचा है, क्योंकि उसके अंदर जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब भी आप बैंक में जाओगे तो वो आपको सबसे पहले यूलिप प्लान चिपकाने की कोशिश करेंगे या फिर LIC का कोई दूसरा प्लान जिसके अंदर इक्विटी का कॉम्बिनेशन होगा, बिकॉज आज की डेट में हर इंसान इक्विटी को जानता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा होगा या उसके अंदर कमीशन इतना ज़्यादा होगा कि आपका आधे से ज़्यादा पैसा तो खत्म हो जाने वाला। तो जब मैंने उससे ये बोला कि भाई मेरे को अब LIC तो नहीं चाहिए और उससे समझ आया कि भाई ये बंदा नहीं कटने वाला, तो उसने बोला ठीक है सर मैं आपको म्यूचुअल फंड सिखाती हूँ। उसने अपने बैंक के कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम बताया, उनको मेरे को बेचने की कोशिश करी, लाइक मल्टी कैप थे, मिड कैप थे, फ्लेक्सी कैप थे, जो कि अच्छे म्यूचुअल फंड थे, डेफिनेटली अच्छे म्यूचुअल फंड थे, उसके रिटर्न बहुत अच्छे थे। मैं बोला मैडम आपको जब पता है कि भाई ये रिटर्न आते हैं तो फिर आप क्यों नहीं देते? कहते सर वो पता होता है ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें LIC पता होती है, लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं। मैं बोला चलो ठीक है, पॉसिबली ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर जब बात आती है कि ठीक है मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो बातचीत करने गया हूँ, मैं तो निचोड़ने गया हूँ उन्हें, तो मैं बोला मैडम मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है सर ये चीज़ें यहाँ साइन कर दो, आपके बैंक से यहाँ पे हर महीने इतने पैसे कट जाएंगे। फिर वहाँ पे मैंने पढ़ा, मैं बोला मैडम आप तो मुझे रेगुलर प्लान दे रहे हो, अब जो रेगुलर प्लान है उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, कमीशन ज़्यादा कटता है। मैंने बोला मैडम नहीं मुझे तो रेगुलर प्लान चाहिए नहीं, मुझे तो डायरेक्ट प्लान चाहिए। वो कहती अच्छा, कहती नहीं सर रेगुलर प्लान अच्छा है। अब मैंने पूछ लिया उससे कैसे रेगुलर प्लान अच्छा, अब उसने तो घुमाना है क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ उसके सामने। वो कह रही रेगुलर प्लान के अंदर ना म्यूचुअल फंड मैनेजर रेगुलर आपका पोर्टफोलियो चेक करता है, वहीं पर जो डायरेक्ट प्लान होता है ना उसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होता है वो आपका पोर्टफोलियो नहीं चेक करता। मैं बोला अच्छा, मैं बोला ऐसा तो नहीं है, मैंने तो कहीं सुना था ऐसा नहीं होता। तो उसको समझ आ गया कि ठीक है नहीं
बेवकूफ़ बनाया जा सकता। एंड देन उसने इंटरेस्ट लेना पूरा कर दिया खत्म। उसने बोला सर ये देखो ये डायरेक्ट प्लान का फॉर्म है, आप जा करके यहाँ पे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ये चीज़ें भरनी है, आपको सबमिट कर देना, क्योंकि अब उसके पैसे नहीं बनने वाले थे। तो सबसे पहली चीज़ मेरे को यहाँ से ये सीखने को मिली कि जो भी इंसान बैंक्स में जाता है, अगर आप किसी एजेंट से मिल गए जो LIC बेचता है, तो आपको फॉर श्योर चिपकाएगा कि भाई आप LIC ले लो। वो आपको फॉर श्योर कोई ऐसा प्लान चिपका देगा जिसके अंदर उसका कमीशन मैक्सिमाइज है। वो आपको म्यूचुअल फंड नहीं देगा, और म्यूचुअल फंड भी देगा तो रेगुलर प्लान ही चिपकाएगा आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ ये आपको समझनी है, और वो आपको इस तरीके से घुमाएगा कि भाई SIP एक स्कैम है, म्यूचुअल फंड एक स्कैम है। सेकेंड चीज़ जिस वजह से SIP एक स्कैम है, ये एक तरीके का ट्रेंड चला है। हर इन्वेस्टर, अगर आप देखोगे कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहा है हर इंसान को, जितने भी इन्फ्लुएंसर हर इंसान को गालियां पड़ रही है कि भैया हमारा पैसा तो डूब गया है, आपने डुबा दिया है। वो ये है, जो नए इन्वेस्टर हैं वो बाजार में आए हैं पैसा बनाने के लिए। उन्हें नहीं पता बाजार के अंदर गिरावट होती है, उन्हें नहीं पता 5-5 साल भी कई बार बाजार आपको जीरो रिटर्न देता है। उन्हें ये नहीं पता कि बाजार के अंदर गिरावट होती है। उन्हें ये नहीं पता कि हो सकता है 5 साल के बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर भी रहो, ठीक है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का एनालिसिस निकल के आता है वो है कि भाई 5 साल से ज़्यादा आप चले गए तो लॉस होने के चांसेस हैं, लेकिन प्रॉफिट होंगे इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है। अब इकोनॉमी लेवल पे दिक्कत आ गई है, आपने बुल रन के पीक पे पैसा डाल दिया हाइपोथेटिकली, अगर कोई आज डालता है और बाजार कल से गिरना शुरू हो जाए और 5 साल तक उसी देर में जोन में कंसोलिडेट करता है, जैसे 2021 से 2023 तक लोगों ने पैसा नहीं बनाया, तो लोग बोलेंगे SIP स्कैम है। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई स्टॉक मार्केट बेसिकली काम कैसे करती है। तो एक सिंपल सी बात है भाई, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई SIP स्कैम है, उसको बिल्कुल मत मानो। कोई कह रहा है कि भाई बाजार गिर गया मेरा पैसा खो गया, उसको भी मत मानो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रूफ पे बात करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगी, ठीक है। तो प्रूफ देने के लिए मैंने कुछ पुराने म्यूचुअल फंड चूज करे हैं जिनका ऑफिशियल डेटा भी अवेलेबल है 2012 के आसपास। तो पहला म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। पहले ये रिलायंस के नाम से आता था, फिर ये निपॉन के नाम से चेंज हो गया। अगर आप मैक्सिमम रिटर्न्स देखते हो, ये एक मिड कैटेगरी के आसपास का म्यूचुअल फंड है। सो अगर आप रिटर्न देखोगे तो करीब 19.90% के CAGR से 2012 में किसी ने पैसे डाले होते तो आज की रेट के अंदर आपको मिलता। और कितने बन गए ये पैसे ना 5000 के SIP के साथ, ये भी बताऊंगा मैं आपको। सो इसके आसपास के रिटर्न बन चुके होते हैं अगर कोई डाल रहा होता है। मैं CAGR दिखा रहा हूँ, आप ट्रेलिंग रिटर्न निकाल सकते हो, XIR निकाल सकते हो, वो अलग है, बट इसको दिखाना थोड़ा आसान है तो इसी वजह से हम देख रहे हैं। अब आप ये बोल सकते हो भाई ये तो आपने एक म्यूचुअल फंड दिखा दिया, मैं दूसरा दिखाता हूँ जो कि है निपॉन इंडिया का। यहाँ पे भी मैक्सिमम सेलेक्ट किया है हमने। इसका डेटा भी 2014 से अवेलेबल है, तो करीब 10 साल के आसपास हो चुके हैं। 10 साल के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 26.07% के CAGR से निकाले। शानदार। अभी देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। मार्केट गिर जाएगी तो 5-6% नीचे दिखेगा, इससे ज़्यादा का गिरावट तो क्या ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे 26% के CAGR, आप बोलोगे आपने चूज़ करा हुआ है। चलो मैं तीसरा म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ जो कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप। हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो कि भाई कोई पर्टिकुलर कैटेगरी चूज़ करी है हमने। सो अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी के देखोगे तो 17.74% के रिटर्न बने हैं 2012 से 2013 से आज तक के अंदर, मतलब तो करीब 10 साल का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसके अंदर तो भाई रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं। अब ये भी दिखाता हूँ कि अगर आप 5000 के SIP कर रहे होते हो, और बेस्ट नहीं, मैं एक एवरेज रिटर्न लेता हूँ जो कि मल्टी कैप कैटेगरी का है, जो कि सेफेस्ट कैटेगरी में आता है। पैसा वेल डाइवर्सिफाई होता है आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। सो आप कितना पैसा लगाते हैं अगर मल्टी कैप में, मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात ही नहीं कर रहा, मल्टी कैप की बात करते हैं जो कि सेफेस्ट कैटेगरीज में से आती है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास स्कोप होता है, तो आप कितना पैसा कमाते हैं। सो यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए 5000 की SIP करी है। पीरियड मैंने रखा है 20 साल के आसपास का। एवरेज रिटर्न 17.4% के लिए हैं, जो कि हमें एक मल्टी कैप कैटेगरी के आसपास ही दिया जा रहा है। मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड नहीं दिया है। तो जो आपका ओवरऑल अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1.07 करोड़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 12 लाख रुपए के आसपास, और एस्टिमेट रिटर्न है आपका 95 लाख रुपीस के आसपास। तो टोटल 1 करोड़ रुपए आप बना सकते हो अगर आप मल्टी कैप के अंदर 20 साल तक सिर्फ 5000 की SIP भी करते हो तो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करा है, मैंने आपके लिए नॉमिनल रिटर्न ही चूज करें जो कि 17% के रिटर्न और नॉर्मली आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारे इफेक्ट हो सकते हैं कि भाई टैक्सेस है, इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन है, इन सबको भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है। म्यूचुअल फंड शायद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको काफ़ी बड़ा पैसा बना करके दे सकता है, और इसके लिए आपको बहुत बड़ी नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक नॉलेज से भी आपका काम चल सकता है। कुछ अच्छे फंड आपने चूज़ करने हैं, उसके बाद आपको उसके अंदर लगे रहना है। मार्केट गिरे मार्केट उठे
उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। न्यूज़ से अपडेट रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पता चलता है कि भाई आप एक्टिव हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात और बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं होती। टेन्योर आपका लंबा है तो आप एंड ऑफ द डे पैसा बना ही लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। विकास जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं कि टाटा डिजिटल फंड कैसा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर फंड कैसा है 2 साल के लिए। साइड में क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मॉनिटर है तो उस स्क्रीन से देख करके मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सो वहां से मैंने देखा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन पे वापस आता है विकास जी। तो मेरे ख्याल से सही, दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड अच्छे हैं नेक्स्ट 1 से 2 साल के लिए, जैसे आपने कंसिडर करा है इसको। लेकिन आपको ये समझना है ये एक सेक्टोरल फंड है, और सेक्टोरल फंड एक हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जो आप टिपिकल मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो उनसे ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। लेकिन हाँ, स्टॉक वाइज ये डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दो जो सेक्टर हैं ये अच्छा काम करेंगे। ये म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है ज़्यादातर केसेस के अंदर, सो आप इनको पिक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्टर वाइज भी अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ सेक्टर के अंदर आते हैं, और आने वाले टाइम पे ये सेक्टर्स अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। जैसे जैसे यूएस के अंदर स्टेबिलिटी दिखेगी, रेट कट दिखेंगे, ये सेक्टर हाई ग्रोथ के अंदर ही मूव करने वाले हैं। सर मोजेब जी का कमेंट है, ये कह रहे हैं प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है, टाटा अल्फा 200 अल्फा फंड है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। हर किसी के अंदर 5000 की एसआईपी कर रहे हैं, नेक्स्ट 15 साल का प्लान है इनका, तो एडवाइस भी है नहीं चेंजेस। तो सर मेरे हिसाब से अगर आप 15 साल के लिए देख रहे हो इस हिसाब तो देखो, जो मोमेंटम फंड हो गए आपके या जो अल्फा फंड हो गए आपके, ये रिसेंटली बने हैं, अच्छे फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बैक टेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा, ये मोमेंटम वाले फंड है। ठीक है, आपको ये समझना है कि मार्केट में मोमेंटम है, ग्रोथ है, तो आपके लिए पैसा बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में जब गिरावट होगी तो ये शायद ज़्यादा ही गिरेंगे, बिकॉज मोमेंटम ढूंढना गिरते हुए बाजार में बहुत मुश्किल है। इवन आप इनके रिसेंट परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो, तो मोमेंटम मतलब बुल रन जब तक है ये फंड अच्छा काम करेंगे, तो ये आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर हम माने कि भाई बुल रन एक आधी साल और चल सकता है, जो बेस्ट के सिनेरियो यहाँ पे लग रहा है, रेट कट होने के बाद कंजम्पशन वापस आना, तो ये फंड अच्छा करेंगे नेक्स्ट 1 से 2 साल के लिए। बट हाँ, इसको आप बाय एंड फॉरगेट नहीं कर सकते। अदर देन दैट जो आपने म्यूचुअल फंड पिक करे वो अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप रिसेंट इसका एनएफओ आया था, तो इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसी होगी इसके बारे में नहीं पता, बट ऑल एंड ऑल जब मैंने 1 मंथ 3 मंथ्स का यहाँ पे डेटा एनालिसिस किया तो मोतीलाल ओसवाल अच्छा दिख रहा है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल एज अ एएमसी ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है सर। तो मेरे हिसाब से कोई चेंजेस की जरूरत नहीं, बस अल्फा वाले जो और मोमेंटम वाले जो फंड है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में लेकर के रखना, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए मत रखना, अदरवाइज आप फंस भी सकते हो, क्योंकि इस मार्केट में मोमेंटम गया तो मोमेंटम फंड फंसा देते हैं लोगों को। फिटनेस न्यूट्रिशन का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, 15 ईयर से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी 50,000 पर मंथ है, म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोट स्मॉल कैप, निपन इंडिया स्मॉल कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, सॉलिड फंड्स है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाजार वॉलेटाइल है इस समय पे, तो ज़्यादा फंड भी है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। ऐसा मुझे लगता नहीं कोई इश्यू होने वाला है अनटिल अनलेस अगर आप स्मॉल कैप को, जैसे आपके पास है 2 स्मॉल कैप है, उनको आप थोड़ा मेंटेन करके चलो। मेंटेन का मतलब ये है कि भाई ओवर एक्सपोजर मत लेना, एक पोर्टफोलियो के अंदर बैलेंस होता है। तो ईटी मनी में ये ऑप्शन है, ईटी मनी के अलावा आप ग्रो के अंदर देख सकते हो ऑप्शन है या नहीं है, वहाँ पे ओवरऑल पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि भाई आपके ये 4 म्यूचुअल फंड हैं, इन 4 म्यूचुअल फंड के बावजूद लार्ज कैप में इतना पैसा जा रहा है, स्मॉल कैप में इतना और मिड कैप में इतना जा रहा है। सो ये सिस्टम मुझे ईटी मनी का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। सो स्मॉल कैप को 30-40% से ज़्यादा इस समय पे पोर्टफोलियो को मत रखना आप, क्योंकि अगर आप इसको अभी रख देते हो बाजार गिर जाता है और भी ज़्यादा किसी रीज़न की वजह से, तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए डाउन साइड रिस्क बन जाएगा। और आपने रिसेंट गिरावट के अंदर देखा होगा कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर डर जाते हैं, तो लोग आंख बंद करके हर इंसान को एडवाइस करते हैं स्मॉल कैप में पूरा डाल दो, ये हो जाएगा, स्मॉल कैप में आंख बंद करके ये डाल दो, पूरा हो जाएगा। बट आपको उस बंदे के ग्राउंड लेवल पे उसके साथ बैठ करके जब तक आपको पता नहीं है कि भाई वो टॉलरेंस है, उसके बाद रिस्क टॉलरेंस है उसके पास, तब तक आप किसी को भी स्मॉल कैप में पूरा पैसा डालने को नहीं कर सकते। तो मेरी स्टडी सिंपल सी ये कहती है कि भाई 40 से 50% मैक्सिमम स्मॉल कैप में होना चाहिए, उसके बाद मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर भी होना चाहिए। स्मॉल कैप इस समय पर रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर इंसान का रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। सो इस वजह से जो आपका पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाई है, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो सर ये। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लें थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू so much for watching this video. Tata. Bye-bye. Signing off.